आने वाला हर साल पिछले साल से ज्यादा विध्वंसकारी विनाशकारी होगा। आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या हम इसे एक विश्व युद्ध कह सकते हैं? बिल्कुल, जिसको हमारे बॉम्बे की भाषा में कहते हैं ना, दिमाग सटक गया है। ये फर्स्ट फेज है। ये बिगिनिंग ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर ही कहा जाएगा। 18 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल के बीच का टाइम सेंसिटिव है। क्या वो न्यूक्लियर हो सकता है? न्यूक्लियर वार हो सकती है। इजराइल और यूएसए मिलके स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि किस पार्ट पे ईरान के इजराइल अटैक करेगा, किस पार्ट पे यूएसए करेगा। इसमें ईरान का वजूद क्या बिल्कुल अस्तित्व खतरे में दिख रहा है सर? ट्रम्प साहब ये बार बार धमकी दे रहे हैं कि ईरान को मैं पाषाण युग में पहुंचा दूंगा। चौथी फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगी, वो पत्थरों और डंडों से लड़ी जाएगी। ये स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है। पिशाच योग ट्रिगर हो गया। पिशाच योग में उनकी पिशाच वाली सोच थी। उन्होंने हमारे लोगों को मारा, चुन चुन के मारा। इस वजह से हमें उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। पाकिस्तान में रेस्टलेसनेस से उनके प्रधानमंत्री को भिखारी शरीफ कहा जाता है, कटोरा शरीफ कहा जाता है। जो वार में इन्वॉल्व है ट्रम्प, नेतन्याहू, प्रिंस सलमान, इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। नाम तो ममता है, लेकिन उनकी क्रूरता भर भर के है। इनको संविधान की ही समझ नहीं है। ये इस बार सत्ता में नहीं आएंगे, बुरी तरह हारने वाली। मैं ये बता दूं, ये 2031 का चुनाव भी भारी बहुमत से जीतेंगे। घुसपैठिए घुसाए थे कांग्रेस ने, उनको निकालने पे लगे। मोदी जी के बाद ये निश्चित है कि योगी जी ही आएंगे। हो सकता है इनको 2 महीने के अंदर ये पद छोड़ना पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विद श्वेता। मैं हूं श्वेता रंजन। साल 2026 को लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां हुई। साल के 3 महीने बड़ी घटनाओं का साल रहा। युद्ध की स्थितियां और उससे जुड़ी आर्थिक परेशानियां, गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में उछाल, स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट या नई तेजी, क्रिप्टो का भविष्य क्या होगा, इन सब बातों को लेकर लोग चिंतित दिखाई देते हैं। साल के बाकी महीने कैसे होंगे, इन सब सवालों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कथुरिया, जाने माने एस्ट्रोलॉजर, जो वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी और प्रैक्टिकल रेमेडीज के जरिए देश विदेश में लाखों लोगों को मार्गदर्शन दे चुके हैं। डॉक्टर कथुरिया, आपका स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर कथुरिया, आपसे जब भी बात होती है और आपके जो प्रेडिक्शंस होते हैं बिल्कुल सटीक बैठ जाते हैं। जैसे हमने बात की थी अपने एक पॉडकास्ट में बिहार इलेक्शन को लेकर भी, और बिल्कुल सही साबित होता है। ये माँ सरस्वती की कृपा है। तो दर्शक लगातार मांग करते हैं कि डॉक्टर कथुरिया को बुलाया जाए। और अभी जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, विश्व स्तर पर जो हालात हैं, ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये सब जो है क्या इशारा कर रहे हैं? क्या हम इसे एक विश्व युद्ध कह सकते हैं? जो ये चल रहा है, इसमें इजराइल, ईरान, अमेरिका और मिडल ईस्ट के दूसरी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। जब 3 से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएं और ये मल्टीनेशनल इशू बन जाता है, तो ये बिगिनिंग ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर ही कहा जाएगा। ये फर्स्ट फेज है। और अब देखिए, जब से ये शुरू हुई है 28 फरवरी 2026 से, उसके बाद ये इंटेंसीफाई होती जा रही है। जबकि ट्रम्प ने बहुत बार ऑफर दी ईरान को कि टेबल पे बैठिए और आप जो है हमारी डिमांड ये मानिए और बात करके सॉल्यूशन निकालें, लेकिन ईरान अड़ा हुआ है, कोई बात नहीं करने को तैयार है। तो ये युद्ध भड़कता जा रहा है। ट्रम्प साहब बीच बीच में भ्रमित हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। कभी वो कहते हैं 48 घंटे मैं नहीं अटैक करूंगा, कभी कहते हैं मैं 6 दिन नहीं करूंगा। उसके बाद तो वो सब चीज़ें जो हैं, लगता है उनकी कंफ्यूज करने की स्ट्रेटेजी है सबको। तो क्या मतलब मुझे ये लगता है, हम बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस पे तो आएंगे, लेकिन जब आपने बात डोनाल्ड ट्रम्प की है, तो क्या उनकी प्लैनेटरी पोजीशन भी कुछ ऐसी है कि वो कंफ्यूज स्टेट में है? बिल्कुल, आप देखिए, बिल्कुल, जिसको हमारे बॉम्बे की भाषा में कहते हैं ना, दिमाग सटक गया है। और दिमाग सटकना मीन्स अब्सेंस ऑफ रैशनल थिंकिंग। तो रैशनल थिंकिंग वाली तो उनकी कोई बात ही नहीं लग रही जो बातें कर रहे हैं।
क्षण में तोला क्षण में माशा हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल कन्फ्यूज़न की स्टेट है उनकी, और वो डायरेक्शन लेस हो चुके हैं। और मिडल ईस्ट के ज़्यादातर लीडर जो हैं वो डायरेक्शन लेस हैं, कन्फ्यूज़ हैं। और ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। देखिए आप, दिन ब दिन जो अटैक हो रहे हैं उनके पावर प्लांट पे हो रहे हैं, रिफाइनरी पे हो रहे हैं, और जो उनके एनर्जी सेंटर जहाँ हैं, प्रोडक्शन है, वहाँ हो रहे हैं। तो ये कम तो नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और आगे जो प्लेनेटरी पोजीशन है कि 2 अप्रैल से मंगल मीन राशि में आ गए हैं। ओके। और वहाँ ऑलरेडी सूरज और शनि है। तो मंगल और सूर्य दोनों मिलके अंगारक योग बनाते हैं। मंगल और सूरज दोनों ही शनि के परम शत्रु हैं। ओके। और यहाँ जो शनि हमें जो दिखता है वो हमें दिखता है मिडल ईस्ट की कंट्रीज इस समय, मासेस जो है वहाँ के। सूरज जो है वो ट्रम्प कह लीजिए, और मंगल जो है वो आज के दिन नेतन्याहू। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए। तो आप आज सुन रहे हैं कि इज़राइल और यूएसए मिलके स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि किस पार्ट पे ईरान के इज़राइल अटैक करेगा, किस पार्ट पे यूएसए करेगा, उसको किस तरह सिंक्रोनाइज करके उसको मैक्सिमम डैमेज करेंगे। तो ये सिचुएशन है। और अभी मंगल जैसे जैसे शनि के नज़दीक आता जाएगा, इनके बीच का जो टकराव है वो बढ़ेगा। और इसी बीच 11 अप्रैल को बुध जो है कुंभ से मीन में आएंगे। मीन जो है बुध की नीच राशि है। ओके। और यानी बुध बुद्धि है, नीच राशि मतलब उसकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल कंफ्यूजिंग और डायरेक्शनलेस होगी। यानी तर्कहीन बातें होंगी, जिसमें कोई तर्क नहीं है, कुतर्क की बातें होंगी। उल्टी खोपड़ी जिसको बोलते हैं वो चलेगी। वो भी 21-22 अप्रैल तक बहुत डेंजरस है। मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है 18 अप्रैल ऑनवर्ड, ये बिल्कुल लगभग सेम डिग्री पे आ रहे हैं, बहुत डेंजरस है। और उधर जो 15 तारीख को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में ट्रांजिट कर जाएगा, 15 अप्रैल को। अप्रैल, हाँ। और उच्च राशि जब मेष ये ग्रह मंडल का राजा है, तो उसकी ईगो और बढ़ेगी। जब आप बहुत साउंड पोजीशन में हैं हर तरह से, तो ईगो बढ़ती है, तो उसकी ईगो और बढ़ेगी। यानी जो राजा लड़ रहे हैं, जो देशाध्यक्ष हैं, उनका ईगो का टकराव आपस में और ज़्यादा बढ़ेगा। उधर से बुध नीच का है, तो वो उनको उल्टी बुद्धि देगा, जिससे मामला और कॉम्प्लिकेटेड होगा और ज़्यादा विध्वंसक होगा। और 18 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल के बीच का टाइम पूरे संसार के लिए बहुत ही सेंसिटिव है, और कुछ भी विध्वंसकारी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जब आप ये अलर्ट कर रहे हैं कि 18 से 25, आप पहले भी ये बात कह रहे थे पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, तो हम क्या इसको ये माने कि इससे जो ज़्यादा विध्वंसकारी अगर कुछ होगा तो क्या वो न्यूक्लियर हो सकता है? क्या हो सकता है? इसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रम्प साहब हैं, ये बार बार धमकी दे रहे हैं कि ईरान को मैं पाषाण युग में पहुंचा दूंगा, पत्थर। तो मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं पहले का, कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी, तो 8 मई 1945 को विक्ट्री डे मना लिया गया था। लेकिन जापान ने सरेंडर नहीं किया था। तो 8 मई के बाद लगभग 3 महीने के बाद 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने हिरोशिमा पे एटम बम डाला था, और 9 अगस्त को नागासाकी पे डाला था। उसके बाद जो वह सबको मालूम है, और पत्रकारों ने महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि सर, आपकी जो थ्योरी थी E=mc², यानी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, energy cannot be destroyed, it can be converted from one form to the another form.
उस बेस पे जो एटम बम बना उसने सेकेंड वर्ल्ड वार तो ख़त्म कर दी, उसका फैसला कर दिया और उसमें लाखों लोग मारे गए। अगर कभी थर्ड वर्ल्ड वार हुई तो वो कैसी होगी, क्या परिणाम होंगे, उसके बारे में बताइए। जबकि उसमें सिर्फ न्यूक्लियर जो बॉम्ब था सिर्फ और सिर्फ यूएसए के पास था और किसी के पास नहीं था। आज बहुत सी कंट्रीज के पास हैं। उन्होंने कुछ क्षण सोचा, गंभीर हुए, कहते भाई ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये सवाल का जवाब तो मेरे पास है नहीं, लेकिन हाँ मुझे थोड़ी ये समझ आ रही है कि फोर्थ वर्ल्ड वार कैसी होगी। तो और भी हैरान हुए पत्रकार कि भाई थर्ड, उससे भी आगे आप फोर्थ बताएंगे। सर बताइए, जल्दी बताइए क्या होंगे, हमें बड़ी क्यूरियोसिटी है। कहते जो चौथी फोर्थ वर्ल्ड वार होगी वो पत्थरों और डंडों से लड़ी जाएगी। ये स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, पत्थरों और डंडों से लड़ी जाएगी। What does that mean? What does that mean कि आज की सारी सभ्यता खत्म हो जाएगी। हम वो प्रिमिटिव युग में पहुंच जाएंगे जब लाखों साल पहले इंसान जो था पत्थर और डंडे से ही लड़ता था और कुछ हथियार थे ही नहीं, ये मतलब था। और आज ट्रंप साहब की भाषा देखिए, वो बार बार कह रहे हैं कि मैं ईरान को पाषाण युग में पहुंचा दूंगा। तो ये जो थ्योरी और स्टेटमेंट अल्बर्ट आइंस्टीन की और ट्रंप की टैली होती है, तो इसका मतलब तो यही है जो आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वार हो सकती है। तो इसमें ईरान का वजूद क्या बिल्कुल अस्तित्व खतरे में दिख रहा है सर? यदि एटम बम चल जाता है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, और वैसे भी काफ़ी हद तक उसको डैमेज किया जा चुका है। वो तो उसके पास कुछ रिजर्व स्टॉक है मिसाइल्स का और ड्रोन का, उस बूते पे वो मार रहा है। और वो कब तक स्टॉक चलेगा, क्योंकि उसके सामने जो पावर है बहुत बड़ी है। और ट्रंप जो है नेटो को भी इनवाइट कर रहा है कि ज्वाइन करो युद्ध को, जबकि उन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह ने मना किया है, जर्मनी ने, वो लोग अभी तक एग्री नहीं किए हैं। पर वो हो सकता है आने वाले टाइम में प्रेशर हो, और नेटो की जो ट्रीटी है उसमें भी ये बात आती है कि एक पे अटैक सब पे माना जाता है, तो उसमें सबको मिलके जो है, और वही वो काम कर रहे हैं वहाँ यूक्रेन में। यूक्रेन में सारे उसको सपोर्ट करें, जबकि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। वो सपोज टू बी द फ्यूचर मेंबर है नेटो का। लेकिन जैसे हम रशिया और यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं, 4 साल से चल रहा है, एक लंबा अंतराल, तो क्या ये युद्ध भी लंबा चलता दिख रहा है या कहीं इसका एंड दिखाई दे रहा है? देखिए ये युद्ध जो है मुझे लंबा चलता दिख रहा है, क्योंकि बार बार ईरान ये कहता है मैं अगले 6 महीने तक लड़ सकता हूँ। तो ये 6 महीने तो क्लियर हो गया। और ट्रंप जो कह रहा है मैं इसको मिटा दूंगा अगर ये मेरा जो कंडीशंस नहीं मानेगा तो ये जो अभी 6 हफ्ते तो लगभग हो गए इसको युद्ध को होते, कितना कह सकते हैं, 28 फरवरी से पूरा मार्च चला गया, और ये 5 हफ्ते 6 वीक में एंटर हो चुका है। तो अभी इसके रुकने की कोई संभावना नहीं है, ये लंबा चलता हुआ दिख रहा है। तो सर इस पे ये, जैसे आपने कहा कि जब 3 से ज़्यादा देश इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये एक विश्व युद्ध ही माना जाएगा, लेकिन इसमें जिस तरह से सऊदी, कुवैत, कतर, क्या सबकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी और इससे बड़ा रूप ले लेगा ये? देखिए ये इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, जब उन पे बम्बार्डमेंट हो रही है, इनको टारगेट तो कर दिया गया है और यूएस उनको सेव करने की कोशिश कर रहा है। तो अफेक्टेड तो बहुत, देखा जाए तो इसमें सारी दुनिया अफेक्टेड है। विश्व युद्ध का मतलब ये है जिससे पूरा विश्व प्रभावित हो। बिल्कुल 200 के 200 देश इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे इसमें 8-10 देश ही, लेकिन प्रभावित पूरा विश्व हो रहा है। हार्मुज बंद कर दिया, जो नेविगेशन है वहाँ से जो ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन है वो तो बंद हो गया है। ठीक है, हमारी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, उसमें इंडिया जो है एक्सेप्शन है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी और लीडरशिप की जो क्वालिटी है इसका मतलब सबसे ऊपर है। लेकिन बाकी देश तो प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि 20% ऑयल, गैस, एलपीजी यहाँ से निकलता है। तो विश्व प्रभावित है। तो ये विश्व, इंडिया का तो 50% के करीब वहीं से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो ये विश्व युद्ध ही है, लेकिन इसका ये फर्स्ट फेज है।
ओके। और इसमें इनडायरेक्टली रशिया और चाइना इन्वॉल्व हो चुके हैं। रशिया जो है यूएसए के जितने वारशिप हैं जो वो अटैक करता है उसकी सारी लाइव लोकेशन शेयर करता है ईरान को अपने सैटेलाइट के थ्रू, और यही चाइना करता है। ऑफ कोर्स, लेकिन इंडिया की इसमें पोजीशन क्या रहने वाली है? मतलब किस हद तक इंडिया पे इम्पैक्ट होगा? क्योंकि जैसे आपने बोला कि जहाँ तक गैस फ्यूल सप्लाई का है वो तो हम ऑलरेडी इम्पैक्टेड फील कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से भी तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर। देखिए, इससे पूरी दुनिया में कोई भी देश नहीं बच सकता है। हम लोग फिर भी बहुत सेफ हैं। जैसे मिडल ईस्ट में हमारे जो भारतीय बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, वहाँ बहुत अच्छा उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे और वो अपनी कंट्री में भी पैसा भेज रहे थे। तो वो जो रेमिटेंस आती थी वो रुक जाएगी, रुक चुकी है। I mean, वो अफेक्ट पड़ेगा। ऑयल और गैस के रेट बढ़ रहे हैं तो यहाँ वो चीज़ें अल्टीमेटली इकोनॉमी पे प्रेशर डालेंगी। अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस और एक्साइज उस पर कम करती है तो वो नेशनल रेवेन्यू का लॉस ना, जो देश को फायदा होना था वो नहीं हुआ। वो पैसा आगे योजनाओं में, पब्लिक वेलफेयर में काम आता है। तो अफेक्ट तो हम भी हो रहे हैं, लेकिन हमारी लीडरशिप की क्वालिटी और हमारी इस तरह की फॉरेन पॉलिसी कि हम इस युद्ध में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। ये उनका अपना युद्ध है और उनके रीजंस हैं। हमारा इसमें कोई किसी तरह का लेना देना नहीं है। अब अफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में हम पे जो इसका नेगेटिव इफेक्ट है वो काफ़ी कम है। तो जैसे कई ज्योतिषियों का मैंने सुना कि 2025 में भी अंगारक योग था, आप कह रहे हैं 26 में भी है, और कई लोग तो ये कह के जा रहे हैं कि 32 तक सिचुएशन ऐसे ही रहने वाली है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। आप याद कीजिए कि 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनि कुंभ से मीन राशि में प्रवेश किया तो ये जो है पिशाच योग ट्रिगर हो गया। पिशाच योग? हाँ, 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन था उसमें, राहु, शनि, सूर्य और जो है बुध, शुक्र। तो ये जो ट्रिगर हो गया ना, ये तब से रुका ही नहीं। आप पिछले साल के घटनाक्रम पे नज़र डालिए। अप्रैल में देखिए हमारे जो लोग पहलगांव में धर्म पूछ के मारे गए, वो पिशाच योग जो ट्रिगर हुआ था, और यही मुस्लिम कट्टर आतंकवादियों ने मारा। उसके बाद का घटनाक्रम देखिए कि किस तरह से यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो है भड़कता जा रहा है। फिर हमारी जो युद्ध हुआ, इसके साथ पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, पर हमारी लीडरशिप बहुत सेंसिबल है। कितना उन्होंने हमें नुकसान किया और कितना उनको उससे सबक सिखाना है 4 दिन में सिखा के बंद कर दीजिए। ये हमारी लीडरशिप की क्वालिटी। अगर हम लंबा खींच लेते तो हमारी इकॉनमी भी प्रभावित होती थी, हमारे लोग भी और ज़्यादा मरते थे। तो हमारी तो जो पॉलिसी है हमारे सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। अगर हमारी सोच पे पूरा विश्व आ जाए तो विश्व में कहीं कोई अशांति या युद्ध होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन वो उनकी जो सोच थी, पिशाच योग में उनकी पिशाच वाली सोच थी। उन्होंने हमारे लोगों को मारा, चुन चुन के मारा। इस वजह से हमें उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। हम कायर नहीं हैं, पर हम शांति के भी दूत हैं कि हम चाहते हैं सब शांत रहें, सब प्रसन्न रहें। वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, वासुधैव कुटुंबकम का हमारा जो नारा है, लोगों को ये समझ आता नहीं। आपकी पूजा पद्धति कुछ भी है, आपका पूजा स्थल कुछ भी है, लेकिन अगर आप इस सिद्धांत को, ये मानवता का सबसे बड़ा सिद्धांत है, ये मानते हैं तो विश्व में शांति हो ही नहीं सकती। आप कहते हैं वहाँ युद्ध हो रहा है, यूक्रेन में, मिडल ईस्ट में हो रहा है, मैं तो भारत में रहता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पड़ता है, देख रहे हैं, एक एक चीज प्रभावित हो रही है। तो वासुधैव कुटुंबकम, सतयुग से हमारे ऋषि मुनियों ने ये कॉन्सेप्ट बनाया था कि पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है आपस में, एक कुटुंब की तरह। आप ये मत समझिए कि कोई भी आइसोलेशन में है, ये तब से हमारी समझ है। तो ये जो था ट्रिगर हुआ, उसके बाद यूएस ने, इजराइल ने ईरान पे हमला किया, ईरान ने जो इजराइल पे किया,
और इनके ठिकानों पे मारा यूएसए के। हालत ये हुई कि पाकिस्तान ने ईरान पे बम्बार्टमेंट में किया। यहाँ तक कि जो रेस्टलेसनेस हमने नेपाल में देखी, बांग्लादेश में देखी। हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ कि रेस्टलेसनेस जो अगस्त के महीने में यहाँ देखी, हमने नेपाल में देखी। तो आप ये देखिए, हमारी सराउंडिंग कंट्रीज में, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में रेस्टलेसनेस से उनके प्रधानमंत्री को भिखारी शरीफ कहा जाता है, कटोरा शरीफ कहा जाता है। ये कोई बात है? मतलब इस हद तक वो नीचे गिर चुके हैं। श्रीलंका में देखिए, हमारे चारों तरफ इतनी रेस्टलेसनेस, अशांति है और लोगों का जो है गुस्सा है अपनी सरकारों के प्रति। यहाँ देखिए किस तरह हमारे लीडरशिप ने देश को एकदम संभाल के एकजुट रखा है और इकोनॉमी को स्ट्रांग रखा है। और उसके बाद आप आगे देखिए कि ये झगड़ा बढ़ता चला गया। 2025 इसी तरह निकला। 2026 के शुरू से ही टेंशन बननी शुरू हुई और 28 फरवरी आते आते ये युद्ध शुरू हो गया। तो जो आपने कहा, अभी गुरु अतिचारी है, राहु अपने नक्षत्र शतभिषा में है, केतु अपने नक्षत्र मघा में है। तो जब राहु केतु अपने नक्षत्र में हैं और इधर अंगारक योग बना हुआ है, तो ये युद्ध भड़कने के चांसेस और हैं। जो गुरु अतिचारी है वो 2032 तक है। और भविष्य मलिका पुराण जो कि जगन्नाथपुरी से आई है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आगे आने वाला हर साल पिछले साल से ज्यादा विध्वंसकारी, विनाशकारी होगा। 25 से ज्यादा 26, फिर 27, 28, 2029, 2030, 2031, 2032, 2032 तक गुरु अतिचारी है। गुरु सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, जिसकी शुभ दृष्टियां और जिसकी जो साथ होने से चीजें बहुत शुभ होती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और वैदिक ज्योतिष में तो यहां तक कहा जाता है कि गुरु यदि आपकी कुंडली के केंद्र भाव में बैठ गया, 1, 4, 7, 10 कुंडली में केंद्र भाव कहलाते हैं, तो गुरु आपकी कुंडली के 1000 दोषों को दूर कर देता है। लेकिन अभी वो खुद अतिचारी है, तो वो जब आप ही दौड़े चले जा रहे हैं, अतिचारी मतलब बहुत तेज गति से चलना, आपका दम फूला हुआ है, तो आप दूसरे की क्या हेल्प करेंगे। और ये हालत है 2032 तक। तो भविष्य मलिका पुराण तो 2032 तक का ये बताती है, ये इतना विध्वंसकारी, विनाशकारी समय है कि आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन सर, आप तो बहुत इस तरह के समाधान भी बताते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि 18 से 25 अप्रैल का जो समय है, ये बहुत ही डरावना होने वाला, वेरी डेंजरस। अब जो लोग हमारे वहाँ रहते हैं, ईरान में, दुबई में, इन तमाम देशों में, तो कोई समाधान तो होगा ना? मतलब वो लोग क्या करें? देखिए, काफ़ी लोग वापस आ चुके हैं और हमारी सरकार भी उनको वापस लाने की कोशिश कर रही है। तो अब जो है, जहाँ तक ये होते हैं मुंडेन अफेयर, तो इसमें अपनी इंडिविजुअलिस्टिक कुंडलियाँ डाइल्यूट हो जाती हैं। जो ब्रह्मांडीय जो घटनाएं हैं, मेदनी भी कहते हैं इसको, और उस समय हमारी जो पर्सनल कुंडलियाँ हैं उस पे जो है बहुत डाइल्यूशन आ जाता है, वो इतनी अफेक्टिव नहीं रहती। जैसे ये भी कहते हैं ना, आसमानी, फरमानी, सुलेमानी, तो ये शब्दों से ही क्लियर है कि ये आसमानी भी है और सुलेमानी भी है, और उनके फरमान हैं, उनकी ईगो है। तो उस समय ठीक है, हमें अपनी सुरक्षा के लिए हमारे पास हैं कुछ उपाय। जैसे सनातन में कहा गया कि हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, प्रतिदिन सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें, डेली माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाएं। तो इस तरह के कुछ उपाय करके हम अपने जो सुरक्षा कवच को बेटर कर सकते हैं। एक प्रेडिक्शन और सुनने में जो आता है सर, कि बहुत बड़े किसी लीडर पर खतरा भी है, ऐसा? ये बिल्कुल जो ग्रह चाल चल रहे हैं, अंगारक योग चल रहे हैं, जो शनि का षडाष्टक चल रहा है केतु के साथ, राहु के साथ द्विद्वादश चल रहा है, तो ये सब इंडिकेट करते हैं। और इसमें 4 बड़े लीडर जो हैं, जो वार में इन्वॉल्व हैं, ट्रंप,
नेतन्याहू, प्रिंस सलमान और खामेनेई तो खामनेई रहे के नहीं। जो अगले बैठे हैं यहाँ, उन पे भी तो अटैक हो रहे हैं। तो इन सब की जान को, और इसमें मैं ये कहूँगा कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनकी भी जान को, ये जो समय है उन लोगों के लिए बड़ा खतरनाक समय है, पुतिन के लिए, पुतिन साहब के लिए आल्सो। तो उनको सबको अपनी सावधानी, सुरक्षा बहुत ही स्ट्रांग रखनी चाहिए। दे नो बेटर। हम तो एक साधारण नागरिक की हैसियत, हमें इन चीज़ों का तो कुछ पता ही नहीं, बट इतना प्लानिटरी पोजीशन से समझ आ रही कि इनके लिए ये समय बहुत कष्टकारी है। ये भी बहुत मेंटल प्रेशर में है, ऐसा नहीं है कि उन लोग, ये भी बहुत विचलित हैं और इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब आते हैं सर, तमाम राज्यों में जो चुनाव हैं भारत में, जैसे बिहार को लेकर आपकी प्रेडिक्शन सही रही, तो मैं चाहूंगी you. कि कुछ ऐसा ही आप अभी बंगाल, सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक तो बंगाल है, और यूपी भी है, असम भी है, लेकिन बंगाल से शुरू करते हैं। क्या दिख रहा है बंगाल में? दीदी की वापसी है या फिर बदलाव? देखिए, ममता दीदी का जो कुंडली है, जो मैंने अध्ययन किया है, उनका मेष लगन है, उनकी वृषभ राशि है, और उनका जो जन्म है 5 जनवरी 1955 का है। 5-5-5 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी उनका जो है बहुत स्ट्रांग बनता है। और उनकी कुंडली में 2 पंच महापुरुष योग हैं। पंच महापुरुष योग जो है, पहला तो ये है कि उनके चौथे घर में लगन मेष है, यानी कर्क राशि में उच्च का गुरु बृहस्पति बैठा है। ये जो है हंस योग कहलाता है, और ये कहते हैं कि कुंडली के चौथे घर में, तो वो केंद्र में आ गया, कुंडली के 1000 दोषों को वो दूर कर गया, और ये इंद्र पद दिलाता है। अब दूसरी बात, 7वें घर में उच्च का तुला राशि का शनि है। 7वें घर में बैठा हुआ शनि बहुत पावरफुल है इनकी कुंडली में, और वो शश योग देता है। शश योग, वो तो कहता है इंद्र पद, शश योग कहता है कि आप जहां हैं वहां के बॉस हैं, जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी देता है, और वो हम देख रहे हैं। तो इनका 1991 1991 से इनकी गुरु की महादशा शुरू हुई। 16 साल की महादशा वो चली 2007 तक, और उसमें इनका राइज शुरू हुआ, और इन्होंने आते आते ये कांग्रेस में होती थी और अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई। उसके बाद ये हर इलेक्शन अपना जीतती चली गई। ये सेंट्रल कैबिनेट में भी थी, ये अटल जी के साथ भी कैबिनेट में थी, उसके पहले वाली खिचड़ी कैबिनेट में भी थी, और उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार आई यूपीए, उसमें ये मंत्री रही 2011 तक। लास्ट में ये रेल मंत्री थी। यानी इनका भाग्योदय जैसे ही गुरु की महादशा शुरू हुई हो गया, बिल्कुल हमारे वैदिक से एकदम टैली हो रहा है। और 2011 में इनकी 2007 में गुरु की महादशा कंप्लीट हो गई। उससे भी पावरफुल महादशा शनि की शुरू हो गई, जो 19 साल की होती है। तो एक के बाद एक राजयोग इनका प्रबल होता चला गया, और 2011 में इन्होंने कम्युनिस्टों की 35 साल की सत्ता को उखाड़ फेंका, और ये भारी जीत दर्ज करके मुख्यमंत्री बन गई। सेंटर से रिजाइन किया, वहां अपने दूसरे किसी आदमी को मिनिस्टर बना दिया। और उसके बाद ये लगातार अगला चुनाव 2016 का, 2021 का जीती। अब ये फरवरी 2026 में इनकी जो शनि की महादशा है वो भी कंप्लीट हो गई। ओके। तो इनके जो मुख्य राजयोग थे 16 और 19, 35 साल के, वो पूरे कंप्लीट हो चुके। अब ये तो एस्ट्रोलॉजी। अब जो इनकी महादशा है वो बुध की चल रही है। बुध इनकी कुंडली में अकारक है। अकारक मतलब कहते हैं नकारा, मेरे किसी काम का नहीं। अपन कहते हैं ना नकारा है ये तो अपने लिए। अकारक है, वो तीसरे और छठे घर के स्वामियों के 9वें घर में बैठे हैं। 9वें घर में साथ में राहु और सूरज भी बैठा है। जबरदस्त पितृ दोष बोलते हैं इसको, या पिशाच दोष, वो एक्टिवेट हो गया है। ये तो एक बात हुई। और इनकी जो पिछले साल 70 साल की ये हो गई, अभी ये इस साल जनवरी में 71 की हो गई।
अब लाल किताब के हिसाब से जो 9 ग्रहों की महादशा, ये तो हमने वैदिक की महादशा देखी, लाल किताब के 9 ग्रहों की जो महादशाएं होती है ना, उनको बोलते हैं 35 साला चक्र, 35 ईयर्स। तो जन्म से पहला चक्र शुरू हुआ, 35 की एज में वो खत्म हो गया। 36 से दूसरा 35 साला चक्र शुरू हुआ, वो 70 की एज में कंप्लीट हो गया। अब जैसे ये तीसरा इनका 35 साला चक्र शुरू हुआ है लाल किताब के सिद्धांत से, वो भी नेगेटिव है। उधर अगर हम वैदिक से लेते हैं बुध की महादशा, वो भी अकारक है। ये तो हमारी एस्ट्रोलॉजी। अब लॉजिक देखिए, लॉजिक ये है कि इनकी जो कार्य करने की शैली है बहुत ही पक्षपातपूर्ण है। सादर मैं उनको बोलूँगा, नाम तो ममता है लेकिन उनकी क्रूरता भर भर के है। नाम के साथ वो उनका नेचर टैली नहीं होता, क्रूरता भरी हुई है। और एक वर्ग विशेष को जो है तुष्टीकरण के लिए ये बहुसंख्यक वर्ग को नीचा दिखा के, उनको पिटवा के उनको प्रताड़ित कर रही हैं। और उसमें इनका हाथ भी है, बार बार प्रूव हो चुका। और इनको संविधान की ही समझ नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति जब बंगाल में जाती है, ये उनका ना तो सम्मान करती हैं ना रिसीव करती हैं। ये प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है। ये एक तरह का देशद्रोह है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि बंगाल भारत का हिस्सा नहीं। मैं इनके प्रेसिडेंट को मानती ही नहीं हूं। ये प्रबुद्ध जनता बंगाल की समझती है। और मैंने बचपन में पढ़ा था कहीं स्टेटमेंट, बंगाल में महान ऋषि मुनि हुए हैं। ये जो है स्वामी विवेकानंद की धरती है, स्वामी रामकृष्ण की धरती है। आजादी की लड़ाई वहां से लड़ी गई है। वहां सबसे पहले हमारे नोबेल प्राइज विनर रविन्द्रनाथ टैगोर जी वो है। ये चैतन्य महाप्रभु की धरती है। तो वहां तो ये अब बिल्कुल नहीं चलेगा। और बंगाल के बारे में ये कहा जाता कि बंगाल जो आज सोचता है, भारत उसको 100 साल बाद सोचता है। यानी बंगाल 100 साल आगे चलता था अपनी विचारधारा में और अच्छाई में। और वहीं से हमारे जो है सुभाष चंद्र बोस नेताजी आए हैं, एक से एक विभूति आई हैं। तो आज बंगाल की प्रबुद्ध जनता ये देख रही है कि घुसपैठियों के लिए ये जी जान निछावर कर रही हैं, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको दुत्कार रही हैं। तो इस बार सत्ता परिवर्तन निश्चित है। ये लगभग 100 सीटें ही जीत पाएंगी। और जो मुझे दिख रहा है, मतलब 294 में से, जी हाँ, लगभग 100 सीट छू पाएंगी। और अगर ये खुद अपनी सीट हार जाएं तो कोई हैरानी की बात नहीं है। जनता इतने आक्रोश में आ चुकी। मैं लॉजिक और एस्ट्रोलॉजी दोनों को कंबाइन करके बात कर रहा हूं। हम भी एक देश के प्रबुद्ध नागरिक हैं, सजग नागरिक हैं, और वहां के लोग तो और ज्यादा सजग हैं। और ये अगर जीत भी जाती है अपनी सीट, बहुत नैरो मार्जिन से जीतेंगे, पर 90% चांस है कि अपनी सीट भी हारेंगे। कर्म फल के दाता शनिदेव जी देख रहे हैं, इनको कर्मों का फल मिलेगा। और जनता शनि का रूप होती है। मतलब एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो ममता बनर्जी के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है उनके सितारे। जी हाँ, चाहे स्थिति परिस्थिति राज्य की जो भी हो, सितारे भी फेवर में नहीं। जी हाँ। तो भाजपा का जिस तरह से हमने देखा है कि फैलाव देश भर में हुआ है, तो बिहार के बाद अब शायद बंगाल की बारी है। बंगाल में एक चीज़ और ऐड करूंगा। मैंने वैदिक और लाल किताब ऐड की। अगर हम इनका पर्सनल ईयर देख लें तो 5 जनवरी, 5 को 1 से जोड़ें 6, और आज का जो साल है 2026 वो 1 होता है। 2 + 2 + 6 10, 10 का 1 हो गया। तो 5 + 1 6, तो इनका वहाँ से आ गया जन्म से, और रनिंग ईयर का एक जोड़ा तो 7 आ गया। 7 जो है वो केतु का नंबर है। केतु है कटा हुआ, जिसकी गर्दन कटी हुई है, धड़ है, यानी इस बार ये कट रही हैं। बुद्धिहीन भी तो कह सकते हैं ना, बुद्धिहीन, ये तो बुद्धिहीन जैसी हरकतें कर रही हैं कि देश की प्रेसिडेंट वहां आ रही है और आप उसको बॉदर ही नहीं कर रही हैं, आप उसकी केयर नहीं कर रही हैं। ये तो
मतलब आपने दिखा दिया कि आप बुद्धिहीन हैं। और केतु प्रबल है, इनकी कुंडली का मैं न्यूमेरोलॉजी पे आ रहा हूं, और ये केतु काट देता है। इस बार जनता इनको जो सत्ता से काट देगी, सत्ता से इनका विच्छेद कर देगी। ये इस बार सत्ता में नहीं आएंगी, बुरी तरह हारने वाले। खैर अभी तो ये कह नहीं सकते कि फिर भाजपा, अगर वो हारेंगी तो भाजपा जीतेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की निश्चित सरकार है। बनेगी। और भाजपा में कोई खास शख्स जिसको आप प्रबल मान रहे हैं, जिसके सितारे? मुख्यमंत्री पद के लिए आपका इशारा है, वो तो देखिए स्पष्ट है। पिछले कई सालों से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं शुवेंदु अधिकारी जी। वहाँ के उनके वो बड़े लीडर हैं और अपोजिशन लीडर अभी वही हैं। तो जो उनकी मेहनत है, जो उनका डेडिकेशन है, जो उनका सेक्रीफाइस है, और जो उनकी ग्रिप है बंगाल के इश्यूज पे और जनता पे, तो उससे तो यही जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री अधिकारी जी ही बनेंगे। बिल्कुल। अब असम की बात कर लेते हैं। असम को लेकर क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं सर? असम की जो मुख्यमंत्री हैं इस समय, क्या नाम है? हेमंता बिस्वा शर्मा। बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, और जनता में बहुत लाइकिंग है। रियली पीपल लव हिम लिटरली। और वो जनता के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने आप को समर्पित कर दिया है। और उनकी कुंडली मेष लगन की है, उनकी कर्क राशि है, चौथे घर में चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, और 12वें घर में उच्च का जो है शुक्र है, उच्च का शुक्र है और शनि है। तो आसमान में कड़कती हुई बिजली है, और शुक्र उच्च का है, शुक्र की ही महादशा चल रही है, और वो 20 साल की होती है। तो ये इलेक्शन तो जीतेंगे भारी बहुमत से, फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो एक बात हुई 2026 का। मैं ये बता दूं, ये 2031 का चुनाव भी भारी बहुमत से जीतेंगे, अभी से बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, उस समय भी क्लिपिंग दिखा दीजिएगा। और ये अगले 25 साल तक भारत की राजनीति पे छाए रहेंगे विभिन्न पदों पे। इनका जो वर्किंग बहुत स्ट्रांग है, और इनका जो कुंडली है बहुत, इनका भविष्य उज्जवल है। ये आगे कहीं सेंटर में भी अच्छी पोजीशन में, अच्छे रोल में दिखेंगे। बहुत ही सधे हुए वक्ता हैं। बिल्कुल। और अपनी सनातन संस्कृति के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। और ये बिल्कुल जो वहां घुसपैठिए घुसाए थे कांग्रेस ने, उनको निकालने पे लगे, क्योंकि वो घुसपैठिए हमारे देश के द्रोही हैं, देश को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहे हैं। लेकिन जैसे गौरव गोगोई की भी बहुत चर्चा वहां हो रही है कि कांग्रेस के जो तरफ से हैं, और उनके फादर भी वहां चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 15 साल रहे। हाँ, तो गौरव गोगोई के नाम की भी बहुत चर्चा है। चर्चा जरूर है, लेकिन उनको पितृ दोष लगा हुआ है अपने पिताजी के 15 साल के शासन का। उनके कर्मों का हिसाब किताब सामने आ रहा है, तो इनका तो कोई चांस है नहीं, जो मैंने अध्ययन किया है, और मैंने हेमंता जी का आपको बता दिया है। ओके, अब आते हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर सर। उत्तर प्रदेश तो मतलब कहते हैं केंद्र की जो रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होके जाता है। बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है। आप देख लीजिए कि अटल बिहारी जी मध्य प्रदेश से आते थे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने लखनऊ से जीत के गए थे। रास्ता यहीं से जाता है। मोदी जी गुजरात से आते हैं, लेकिन जीत के जाते हैं वो बनारस से, काशी विश्वनाथ से जीत के जाते हैं, उनके आशीर्वाद से। तो रास्ता यहीं से जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा इतिहास को खंगाल लें कि पहले जो रास्ता जाता है वो यूपी से ही जाता है प्रधानमंत्री के लिए, और जो पहले प्रधानमंत्री होते थे वो यूपी से ही होते थे। उसमें एक अपवाद आया था, मोरारजी देसाई। वो 27 महीने चले, उनके बाद जो आए चरण सिंह जी आए, वो यूपी से थे। और उसके बाद जब इंदिरा गांधी रिपीट हो गई, वो भी यूपी से थी शुरू से ही। उसके बाद राजीव गांधी यूपी से, राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह यूपी से, उसके बाद चंद्रशेखर जी यूपी से। ठीक है, अब यहाँ हम पाज लेंगे। और उसके बाद चूंकि उनका मर्डर हो गया था
राजीव गांधी का, कांग्रेस जीती तो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव आए आंध्रा से, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल आए पंजाब से, उसके बाद देवगौड़ा आए कर्नाटका से, और उसके बाद फिर अटल जी आए। वो थे मध्य प्रदेश के, लेकिन वाया यूपी आए। उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए। तो वो कहां से, तो आप बताइए, कहीं से इलेक्शन नहीं जीते थे वो। तो उनको तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। उनको ये आसाम से राज्यसभा का मेंबर बना के लाए थे। तो ठीक है, उसके बाद मोदी जी आए। मोदी जी वाया यूपी आए, लेकिन हैं गुजरात से। यानी चंद्रशेखर के बाद 1991 के बाद यूपी से आज 2026 तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं आया। ठीक है, परिस्थितियां ऐसी थी। लेकिन इस बार जो परिस्थिति है, यूपी के जो हैं इतने प्रबल प्रशासक हैं, यूपी को उत्तम प्रदेश बना दिया है उन्होंने। माफिया खत्म किया, करप्शन खत्म किया, और भारी विकास हो रहा है। और अब तो आपके नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उद्घाटन हो चुका है, जल्दी ही ऑपरेशनल होने वाला है। बहुत जबरदस्त विकास हो रहा है, और वो यूपी के ओरिजिनल हैं, वो वाया वाले नहीं हैं। और इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये इस पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। तो मोदी जी के बाद ये निश्चित है कि योगी जी ही आएंगे। और इनकी शुक्र की महादशा चल रही है, सिंह लगन है। शुक्र इनके कर्म भाव का स्वामी होके 2024 से ही शुक्र की महादशा लगी, 2044 तक लगेगी। ये प्रधानमंत्री बनेंगे, और लंबी रेस के घोड़े हैं ये, और बहुत लंबा शासन चलेगा इनका, और उसमें देश जबरदस्त आगे बढ़ेगा। और जिसको कहते हैं ना, विकसित भारत के प्रधानमंत्री यही हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री की योगी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखेंगे। लेकिन अभी जो चुनाव होने हैं 27 में, क्या हालात बनते दिखाई दे रहे हैं? उसमें मुझे दो पॉसिबिलिटी दिख रही हैं। योगी जी प्रचंड बहुमत से वापस आएंगे, क्योंकि जनता देख रही है कि क्या काम हो रहा है, क्या प्रशासन है, क्या जनता में सुरक्षा की भावना है, क्या महिलाओं की सुरक्षा है, और किस तरह तुष्टीकरण जो किया जाता था। माफिया मुख्यमंत्री का नाम होता था, जो स्टेट को रन करता था वो माफिया करता था, और ये प्रूव हो चुका है, क्योंकि उनके आका जो दिल्ली में बड़ी पोजीशन पे थे माफिया के परिवार के। लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है, इन्होंने बिल्कुल शुद्धिकरण कर दिया है। अब जो है संविधान से प्रांत चलता है, और एक ही नारा है, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो चुनाव में भारी बहुमत से जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगेन कंडीशंस अप्लाई। हो सकता है इनको 2 महीने के अंदर ये पद छोड़ना पड़े, योगी जी को। हाँ, उसकी डिटेल सुनिए आगे। उत्सुकता तो होनी स्वाभाविक है। ये आपने तो नीतीश जी के बारे में भी कहा था। हाँ, तो वो हो गया सही। क्यों हो सकता है? हो सकता है। अब क्यों हो सकता है? क्योंकि 2027 के जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव है। हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जी का कार्यकाल पूरा हो रहा है, और हो सकता है कि पार्टी का प्रेशर आए मोदी जी पे कि आप जो है ये सर्वोच्च पद संभालिए, और मोदी जी को वो चुन के प्रेसिडेंट बना दें। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? योगी जी। तो 2 महीने के अंदर, क्योंकि ये मई में सरकार आएगी योगी जी की 2027 के, और जुलाई में चुनाव है, तो ये 2 महीने के अंदर चेंज हो जाएगा। हो सकता है, इसके मुझे 90% चांस दिख रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो 2029 का चुनाव मोदी जी की लीडरशिप में भारी बहुमत से जीतेंगे, और 2030-31 आते आते मोदी जी रिजाइन करेंगे और योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 2 मैंने आपको टर्निंग पॉइंट बता दिए, 27 का या 30-31 का। उसमें दोनों संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। ओके, मतलब मोदी जी की रिटायरमेंट फ्रॉम द मेन पॉलिटिक्स वो दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो स्टैट्यूटरी हेड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी सलाह मशवरे से ही काम होगा, गाइडेंस से। बिल्कुल। तो जो अब यूपी के चुनाव में आपने योगी जी की कुंडली तो पढ़ी होगी, और तभी आप ये कह रहे हैं कि मतलब अभी बहुत मजबूत है उनके सब
जो ग्रह हैं देखिए, मैंने उसमें लॉजिक भी दिया है कि वाया यूपी आते हैं, तो उसमें क्या एक्चुअल पोजीशन क्या है कि 91 के बाद से यूपी का कोई आया ही नहीं। आए वाया यूपी हैं, नहीं आए भी वाया यूपी नहीं। जैसे देवगौड़ा तो वाया कर्नाटक आए थे, और सरदार जी आए थे वाया आसाम, अगर देखें तो राज्यसभा के मेंबर बन के, तो बीच में वो भी गैप आ गई। तो मोदी जी आए तो वाया यूपी आ गए हैं। तो अब यूपी का, जिसको कहते हैं ना, हक भी बनता है, और दे डिजर्व आल्सो, एंड द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इज देयर। तो सपा और बाकी दलों का क्या राजनीतिक भविष्य दिख रहा है? सपा का जो राजनीतिक भविष्य है ना, अब आज जनता जागरूक हो चुकी है, मीडिया बहुत स्ट्रांग है, हर चीज़ दिखाई जाती है। अब ये जो तुष्टीकरण की नीति है ना, इसको कोई भी पसंद नहीं करता है, और रादर जिनके लिए किया जाता है उनको भी शर्मिंदगी होती है। तो अब जब ये डुप्लीकेट दोगली राजनीति नहीं चल सकेगी, संविधान एक है सबके लिए, तुष्टीकरण की राजनीति जो करेंगे उनकी दुर्गत आप पिछले 10-15 सालों से देख रहे हैं। तो वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं। ये तो मान लिया कि उन्होंने जो उनका जो स्टेट के प्रति जो बिहेवियर रहा उसके कारण हो सकता है, या जिस तरह से अपराधीकरण हो गया राजनीति का, उसके कारण हो सकता है कि जनता उनको नकार दे। लेकिन उनकी प्लानिटरी पोजीशन भी कुछ कह रही है। नहीं, प्लानिटरी पोजीशन में वो जो है लाइमलाइट में है, चाहे वो सेंटर में रहें, चाहे स्टेट में आते हैं तो पहले भी अपोजिशन लीडर बने थे, फिर भी बन सकते हैं, ये उनकी चॉइस है, अपनी सीट नहीं हारने वाले वो। तो लाइमलाइट में रहेंगे, लेकिन कमांडिंग पोजीशन पे आने का उनका अभी कोई योग नहीं। मैं 3 नामों पर सर चाहूँगी कि मैं इंडिविजुअली जानना चाहूँगी। जैसे एक तो प्रियंका गांधी, एक राहुल गांधी और एक अखिलेश यादव। कहाँ दिखते हैं ये लोग आने वाले कुछ सालों के बाद? ये जहाँ हैं वहीं दिखते हैं, लाइमलाइट में रहेंगे, अपनी सीट जीत के आते रहेंगे, लेकिन इनकी जो वर्किंग स्टाइल है, कार्यशैली है, वो जनता को अपील नहीं कर रही है कि इनके हाथ में देश का नेतृत्व दिया जाए। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, समझती है सच्चाई को। और कांग्रेस का तो पिछले 70 साल का काला इतिहास, देश के टुकड़े करने से, कश्मीर को बर्बाद करने से, तुष्टीकरण करने से सबको पता लग चुका है ना। ये तो पार्टियों के गुनाह हो गए सर, लेकिन उनकी पोजीशन कुछ कहती है, ग्रहों की चाल। ग्रहों की पोजीशन ये है कि वो राजकुमार तो हैं, राजा के परिवार से हैं, और लाइमलाइट में रहेंगे। मैंने बताया सारे संसार के ऐश्वर्य उनको मिले हुए हैं, लेकिन कमांडिंग पोजीशन पे उनकी कुंडली नहीं लेके जाती है उनको। प्रियंका गांधी को? उनको भी नहीं लेके जाती। मतलब अब भाजपा के अलावा देखा जाए तो सारी पार्टियां बिल्कुल डाइल्यूट हो रही हैं। जी हाँ, जी हाँ, दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जो देश के प्रति समर्पित हैं, देश के लिए हैं, वर्ग विशेष के लिए नहीं है, सारे के लिए, सबका साथ सबका विकास, वही आगे बढ़ेंगे, उन्हीं को लोग नेतृत्व देंगे, देश उनके हाथ में सौंपेंगे। तो सर 2026 के जैसे 3 महीने हमने देखे कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है, तो अभी बाकी का साल बचा हुआ है, तो क्या चुनौतियों से घिरे रहेंगे हम, या कैसा रहेगा बाकी का? बीच में थोड़ा थोड़ा, जिसको कहते हैं ना, साइडवेज होगा, छोटा छोटा पैच आएगा जिसमें लगेगा राहत आ रही है, लेकिन फिर जो बाउंस बैक होगा और भी बुरा होगा। तो ये साल पूरा जो है तूफान से, उफान से भरा हुआ है, कोई बड़ी राहत इसमें नहीं दिखती है। और जैसे युद्ध के लिए हमने बात की, ये अभी लंबी चलने वाली है। ओके। और अगर हम बात करें तो ये पूरे 2026 को कौन सा ग्रह है जो पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है? 2026 में शनि कंट्रोल कर रहा है, राहु केतु कंट्रोल कर रहे हैं, और इनके षडाष्टक, द्विद्वादश और बीच बीच में जो अंगारक योग बनते हैं मंगल और सूरज से, वो सारे प्ले कर रहे हैं। और अगर एक बहुत बड़ा जो मसला है ये भी कि लोग अब घबराने लगे हैं सोने चांदी ये सब दाम देखकर, तो इन्वेस्टमेंट अगर किसी को करना है तो कहाँ करनी चाहिए सर? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो हर स्टेटमेंट पे चेंज होती है। कभी ट्रंप ने कुछ कह दिया, कभी नेतन्याहू ने कह दिया, कभी जो है यहाँ पुतिन साहब ने कह दिया। तो ये जो है, और नॉट ओनली, इस समय जो ईरान ने अपने
आतंकवादी ग्रुप पैदा किए थे, जैसे हुती है, हमास है, हिजबुल्ला है, वो भी एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं जैसे कोई कंट्री होती है। तो इस समय परिस्थितियां बहुत विषम हैं। शेयर मार्केट से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन 2026 में किसी को भी नहीं करनी चाहिए और रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आम पब्लिक इससे दूर रहे, ज़्यादा अच्छा है। और इस समय जो सोने चांदी के भाव हैं थोड़ा साइडवेज चल रहे हैं, इस पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन सारा पैसा आप कहें इसमें डाल दें तो वो भी रिस्की हो सकता है। लेकिन ये भाव इससे नीचे जाने वाले ज़्यादा दिखते नहीं हैं, क्योंकि जो अभी चल रहे हैं इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, आगे अगर नहीं भी बढ़े तो साल 2 साल बाद वो जंप ले जाएंगे। और दूसरा जो अच्छे म्यूचुअल फंड वगैरह हैं नीचे आए हुए हैं मार्केट क्रैश होने की वजह से, उसमें डालें और कोई बॉन्ड या बैंक एफडी वगैरह में अपना स्प्रेड करके डालें, एक ही जगह अपना पैसा ना डालें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी गाइडेंस के लिए। मुझे लगता है दर्शकों को ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। और फिर भी कोई सवाल है, कोई सलाह लेना चाहते हैं आप, तो डॉक्टर कथुरिया हमेशा तैयार रहते हैं आपको गाइड करने के लिए। तो हमारे साथ आप जुड़े रह सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने सवाल वहाँ पर आप लिख डालिए, जवाब ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम। जय श्री राम सर।